नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हम स्टेट के अंदर चैप्टर सीख रहे थे सूचकांक। आज के इस वीडियो में हम स्वाध्याय 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सीखेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सीखा था, जहां हमने इकाई के हिसाब से मात्रा को हल किया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी वैसे ही करना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 वाला वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो अच्छे से नहीं देखा तो आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज मैं डायरेक्ट सवाल को शुरू करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि आज भी हमें इकाई के हिसाब से मात्रा को हल करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वस्तु ए के लिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इकाई के हिसाब से मात्रा आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी इकाई किसके अंदर है? वस्तु ए के लिए किलोग्राम में। तो यहाँ पर मात्रा 2014 की किसके अंदर किलोग्राम में और 2015 की भी किसके अंदर है? किलोग्राम में। इसका मतलब आपको मात्रा में कोई चेंजेस करना नहीं है। बट जैसा कि आपको पता है कि इकाई को आपको बराबर रखना है, यानी किलोग्राम में तो केवल 1 किलोग्राम में यहाँ पर इकाई होनी चाहिए। बट आगे यहाँ पर मूल्य कितना दिया गया है? 20। इसका मतलब हमें मूल्य में चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मूल्य को कितने से भाग देना पड़ेगा? 20 से। तो जब आप 20 से भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 6। तो यहाँ पर 280 को भी किससे भाग देंगे? 20 से। तो यहाँ पर आएगा 14। तो ये तो आपको आया होगा। सबसे पहले आपको पता है कि इकाई के हिसाब से आपको मात्रा को देख लेना है कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो आपको मूल्य देखना है, अगर आगे मूल्य है तो मूल्य को भाग देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 20 से भाग दिया 120 को और 280 को, तो नया मूल्य कितना है हमारे पास? 6 और 14। वस्तु बी को देखते हैं। वस्तु बी की इकाई किसके अंदर है? दर्जन में। तो आपको देखना है कि मात्रा भी दर्जन में है कि नहीं। तो 2014 की मात्रा दर्जन में है, बट 2015 की मात्रा किस में दी गई? नग में दी गई है। इसका मतलब आपको मात्रा को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई और जो मात्रा दी गई 2014 की वो तो दर्जन में है, खाली 2015 की जो मात्रा है वो दर्जन में नहीं दी गई। तो आपको इसे दर्जन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पहले से 2 बराबर है, केवल 1 बराबर नहीं है। तो आपको जो कम है उसको बराबर करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको इसको दर्जन में कन्वर्ट करना है तो कितने से भाग देना पड़ेगा? 12 से, क्योंकि एक दर्जन में कितने नंग होते हैं? 12 नंग होते हैं। ठीक है, तो आपको 12 से भाग दे देना है। तो जब आप इसको 12 नंग से भाग दोगे तो 12 चौक 48, इसका मतलब 4 दर्जन। इसका आंसर क्या रहेगा? 4 दर्जन। तो आप देख सकते हो दर्जन दर्जन, और यहाँ पर भी अब क्या हो गया? दर्जन, क्योंकि हमने इसको भाग दे दिया। तो यहाँ पर अब कितना आएगा? 4 दर्जन। बट आप आगे देखोगे तो दर्जन के आगे 5 का मूल्य दिया गया है। इसका मतलब आपको मूल्य को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 5 को हटाओगे तो 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 120 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 24, और यहाँ पर ही 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 28। तो इस प्रकार से वस्तु डी के लिए नया मूल्य हमने निकाला 24 और 28, और जहाँ हमें 48 नंग दिया था तो हमने 12 नंग से भाग देकर इसको किसमें कन्वर्ट करा? दर्जन में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वस्तु बी के लिए समझ में आया होगा। इसी था, केवल आपको ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु सी को देखते हैं। वस्तु सी की जो इकाई है वो किलोग्राम में है, बट 2014 की मात्रा जो दी गई वो ग्राम में दी गई है, और 2015 की जो मात्रा है वो तो बराबर किलोग्राम में ही है। इसका मतलब आपको 2014 की जो मात्रा है उसको चेंज करना पड़ेगा। ग्राम में दी गई, इसका मतलब आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसका मतलब आपको 1000 ग्राम से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भाग दे देते हैं 1000 ग्राम। तो जब आप भाग दोगे तब आपके पास आंसर आएगा 5, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने 1000 से भाग दे दिया है। तो आंसर क्या आएगा? 5 किलोग्राम। तो अब देखते हैं इकाई किलोग्राम में, वो दोनों मात्रा भी किसके अंदर हो गई? किलोग्राम किलोग्राम में। और यहाँ पर आगे कोई मूल्य भी नहीं है, इसका मतलब हम मूल्य में कोई चेंज करेंगे नहीं। तो वस्तु सी सिंपल था, आपको समझ में आया होगा, केवल एक मात्रा को हमने चेंज करा। आगे बढ़ते हैं, वस्तु डी। वस्तु डी किसके अंदर है? लीटर में दी गई है। देखते हैं, मात्रा लीटर में है और यहाँ पर ही मात्रा लीटर में है। तो मात्रा में तो कोई चेंज नहीं होगा, पर आपको मूल्य में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया गया? 5। तो जब आप 5 को यहाँ से काटोगे तो 5 से भाग देना पड़ेगा दोनों मूल्यों को। तो जब आप भाग दोगे 52 को 5 से तो यहाँ पर आएगा 10.4, ये हो गया नया मूल्य। इधर भाग दोगे तो आएगा 11.6, तो ये हो गया नया मूल्य। कितना है? 11.6। तो अब आपने मूल्य को चेंज कर दिया है, जैसे कि आपको पता है। अब आपने जो नया मूल्य निकाला है वही आपको सवाल में रखना है, जैसे कि आपको पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना है।
केवल आपको वस्तु और आपको ये जो आवश्यकता है जैसे कि मूल्य और मात्रा का एक कॉलम बनाना है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि पुराना वर्ष कौन सा है इन दोनों में से 2014, जिसको हम 0 मानेंगे और ये मूल्य दिया गया, इसका मतलब ये बन गया P0 और ये हो गया Q0। और ये नया वर्ष है जिसको हम 1 मानते हैं तो ये बन गया P1 और Q1। तो केवल आपको इसी का कॉलम बनाना है, वस्तु P0 Q0 P1 Q1, और जो नया मूल्य निकाला हमने जैसे कि जिसमें चेंज नहीं करा है उसी को तो आपको लिखना ही है, बट जिसमें हमने चेंज करा आपको वो नया मूल्य लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 6 आया था, यहाँ पर 14, यहाँ पर 24, यहाँ 28, यहाँ पर 5 किलोग्राम और यहाँ पे 4 दर्जन। इस प्रकार से आपने जो नया मूल्य निकाला है आपको वही लेना है, वो जिसमें हमने चेंज नहीं करा, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 8 है, 4। इसका मतलब आपको इसे कुछ नहीं करना, आपको जैसा दिया है वैसा ही लेना है, ठीक है। और जैसे कि सवाल में आप पढ़ोगे तो आपको आदर्श सूचकांक निकालना है। अब आदर्श सूचकांक क्या होता है, तो जो आपने फिशर का सूचकांक पढ़ा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आदर्श सूचकांक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है इसका सूत्र। तो आपने जो लास्पेयर और पासे का सूचकांक सीखा था उसी को आपको वर्गमूल में रखकर बाहर गुणा क्या कर देना है, 100 कर देना। जैसे कि आपको पता है सूत्र, सिग्मा P1 Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0 गुणाकार में सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 और बाहर गुणाकार में क्या कर दिया हमने 100। तो खाली आपको वर्गमूल में इसको सोल्व करना है। वो कॉलम आपको पता है क्या क्या बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर सूत्र के हिसाब से 4 कॉलम तैयार होंगे, आपको पता है पहले से, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं, वह भी एकदम ईजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा दिया है किताब में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन को तो आपको ही सोल्व करना है, बट किस प्रकार से इसे हल करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें खर्च दिया गया है और मूल्य दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है सवाल में हमें पासे का सूचकांक और फिशर का सूचकांक निकालने के लिए कहा गया है, जिसके लिए हमें मात्रा की आवश्यकता रहेगी, बट मात्रा सवाल में नहीं दी गई है। बट मात्रा किस प्रकार से निकालना है, इसलिए हमें सवाल में क्या दिया गया है, खर्च दिया गया है। तो आपको सवाल में कुल खर्च दिया गया है, तो आपको पता है अगर आप कुल खर्च को मूल्य से भाग दोगे तो कितने मात्रा में आपने खर्च करा है वो आपको मिल जाएगा। सिंपल है। वस्तु ए के लिए हम समझते हैं, वस्तु ए का कुल खर्च कितना है, 400। इसका मतलब आपको टोटल मूल्य से भाग दे देना है। सिंपल, आपको पता चल गया होगा। आपको कुल खर्च को मूल्य से भाग देना है तो आपको मात्रा का कॉलम मिल जाएगा, 1080 भागे 180 और 1000 भागे 250। तो इस प्रकार आपको इन सभी को सोल्व करना है, जिससे आपको मात्रा का कॉलम मिल जाएगा। और वैसे ही आपको वर्ष 2015 के लिए भी करना है, जितना टोटल खर्च है उसको मूल्य से भाग देना है तो आपको मात्रा मिल जाएगी। जैसे कि 720 भागे कितना कर देंगे, 120, 600 भागे 120, 800 भागे 160, 1000 भागे 200 और लास्ट में 1200 भागे 300, ठीक है। तो इस प्रकार आपको किसका कॉलम मिल जाएगा, मात्रा का। अब आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि वर्ष 2014 पुराना वर्ष है तो हम इसे मानेंगे 0 और यहाँ पे मूल्य दिया गया, इसका मतलब P0। और जो आपको मात्रा का कॉलम मिलेगा उसको आप क्या बोल दोगे, Q0। अब वैसे ही वर्ष 2015 दिया गया जिसे हम 1 मानेंगे क्योंकि नया वर्ष है, तो ये हो गया P1। और जो आपको नया मात्रा कॉलम मिलेगा उसको आप मान लोगे Q1, ठीक है, Q1 मानोगे। तो इस प्रकार से आपका कॉलम तैयार हो जाएगा। सवाल एकदम सिंपल था, केवल आपको टॉपिक को समझना है अच्छे से कि सवाल में दिया क्या है एक्चुअली। चलिए हम इसी सवाल को कुछ अलग प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए सवाल में आपको पहले से कुल खर्च तो दिया गया है, अब मूल्य की जगह पे आपको क्या दी गई है, मात्रा दी गई है। तो वैसे ही हमको समझना है। मान लीजिए अगर आप कुल खर्च दिया है और अगर आप टोटल मात्रा से भाग दोगे तो कितने मूल्य में आपने खर्च करा आपको मूल्य मिल जाएगा। तो करना तो वैसे ही है, इस बार आपको कुल खर्च को मात्रा से भाग देना है तो आपको क्या मिल जाएगा, मूल्य मिल जाएगा। इन शॉर्ट आपको ये समझना है, अगर कुल खर्च वाला सवाल दिया गया है, मूल्य दिया है तो मूल्य से भाग देंगे, मात्रा दी गई तो मात्रा से भाग देंगे। अगर मूल्य से भाग देंगे तो मात्रा मिल जाएगी और मात्रा से भाग देंगे तो मूल्य मिल जाएगा, सिंपल। तो इस सवाल में हमें पासे के सूचकांक और फिशर के सूचकांक की गणना करनी है। बट जब आप फिशर के सूचकांक की गणना करोगे तो आपको लास्पेयर के सूचकांक की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब सवाल में आपको तीनों सूचकांक की गणना अच्छे से करनी है, ठीक है। लास्पेयर, पासे और फिशर तीनों सूचकांक अच्छे से निकालना है। और कॉलम मैंने आपको बता दिए P0 Q0 P1 Q1। इसी प्रकार से आपको कॉलम बनाना है वस्तु और इन चारों का कॉलम आपको बना के सवाल को हल करना है, ठीक है। खर्च का कॉलम आपको बनाना नहीं है, केवल मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बनाया था। आपको डायरेक्ट सवाल को सोल्व करना है। जैसे कि आपको पता है जब आप एग्जाम में सवाल करोगे तो आपको
क्वेश्चन पेपर में इसे सोल्व कर लेना है, और जब आप आंसर शीट में सवाल हल करोगे तो आपको केवल जो मेन कॉलम है आपके वही तैयार करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्वाध्याय 1.3 हमारा पूरा हो चुका है। सभी सवालों का अध्ययन मैंने आपको अच्छे से कराया, उम्मीद है आपने सभी सवाल अच्छे से सीखे होंगे। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्वाध्याय के साथ।